रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस में दो सरफेस से डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्शन कराएंगे हम डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस से। एक बार इस तरह के सरफेस से कराएंगे, ऐसे सरफेस से रिफ्रैक्शन, और फिर उसके बाद इधर क्या रहेगा, इधर मीडियम रहेगा कुछ, जैसे एक तरफ एयर रहेगा इधर और इधर कुछ मीडियम रहेगा एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। या अगर दो डिफरेंट मीडियम है तो एक तरफ जिधर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उसके मीडियम को n1 लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इधर का मीडियम है n1 और इसका इमेज इस साइड में बनेगा और इधर का मीडियम कुछ और होगा, इस साइड का मीडियम, इसको n2 बोलेंगे, n2। तो n1 किधर का, किस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, यानी u जिसके नीचे रखा हुआ है u। और वैसे ही n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इमेज इज फॉर्म्ड, राइट। और इसमें r होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का रेडियस, इसका रेडियस कितना है वो होगा। तो इसमें कितने सारे टर्म हैं उन सबको अगर मैं डिफाइन करूं तो n2 v n1 u और r, इतना सारा टर्म है। तो n2 क्या है, n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज मूविंग, और n1 जिसमें इंसिडेंट रे जिस मीडियम में मूव कर रहा है उस मीडियम को n1 बोलेंगे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 लिखा हुआ है। वैसे ही v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और r है कर्व का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो इस फार्मूला को डिराइव करना है, ये बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए फार्मूला आएगा। हाँ, तो इसका इस फार्मूला का डेरिवेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये लेंस का एक पार्ट है, पूरा कंप्लीट लेंस नहीं है, लेंस का एक आधा पार्ट है। ये पूरा कॉन्वेक्स लेंस बनाना होगा तो इधर से भी एक कर्व सरफेस आ जाएगा, दूसरे साइड से ऐसे क्लोजिंग सरफेस लेंस होता है। तो दो सरफेस से मिलकर बनता है लेंस, और इसमें उसका एक सिंगल ये सरफेस है, एक साइड का सरफेस से दिखा रहे हैं अभी रिफ्रैक्शन हम लोग। पहले ऐसे वाले सरफेस से करेंगे, सरफेस नंबर 1, और बाद में इधर के सरफेस से भी रिफ्रैक्शन देखेंगे, सरफेस 2, और उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेंस फार्मूला भी डिराइव हो जाएगा। तो लेंस फार्मूला के ये इंटरमीडिएट ये पार्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो इसके अंदर ग्लास है, ये ग्लास के मटेरियल का बना हुआ रहता है इन जनरल लेंस। तो इस तरफ जो मीडियम है उसे n2 लिखा हुआ है और इधर के मीडियम को n1 लिखेंगे, और बाद में वो n1 एयर भी हो सकता है n1, लेकिन हम लोग जनरल फार्मूला डिराइव करने समय n1 ही रखेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट जिधर रखा है मैंने उधर के मीडियम को, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर n1 है, और दूसरे साइड में इमेज फॉर्म हुआ है यहाँ पे इमेज, और उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो रे डायग्राम पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट, उससे इंसिडेंट रे जो निकल रहा है, इंसिडेंट रे वो स्ट्रेट मूव नहीं करके वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, और टुवर्ड्स नॉर्मल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास करता है, तो यही लाइन नॉर्मल है जो सेंटर से पास कर रहा है। और इंसिडेंट रे स्ट्रेट नहीं जाकर नॉर्मल के पास ऐसे आ गया है, और इधर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ भी कट किया वहाँ पे मैंने आई लिख दिया है। क्लियर है इतना डायग्राम। अब इसमें जहाँ ऑब्जेक्ट मैंने रखा था ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये एंगल, इसको अल्फ़ा लिखना है, ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। और जहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ वो एंगल को बीटा लिखा हुआ है, बीटा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल बनाया है वो बीटा, और नॉर्मल लाइन जो एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसका नाम है गामा। तीनों एंगल समझ गए, अल्फ़ा मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ एंगल बनाया, बीटा इमेज जहाँ बनाया, और गामा जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और नॉर्मल लाइन वहाँ से ड्रॉ किया गया है, और ये नॉर्मल लाइन जितना प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाया वो गामा एंगल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू एंगल आई है? इसमें ट्रायंगल में देखते हैं कौन से ट्रायंगल में ऐसा है, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू आई। तो अल्फ़ा और गामा
ये एक ट्रायंगल का दो एंगल बता रहा है। इस ट्रायंगल का किधर गया, हाँ, इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल है अल्फ़ा प्लस गामा। तो इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, ये दोनों इंटरनल एंगल है, तो इन दोनों का सम आई के इक्वल होता ही है। ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, इस साइड को एक्सटेंड करने से, तो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल होता है। तो अल्फ़ा प्लस गामा को का सम करेंगे तो आई के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का कौन से ट्रायंगल में लिखा हुआ है, ए ओ सी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है ये एंगल आई। तो इसीलिए ये अल्फ़ा प्लस गामा हो गया है, अल्फ़ा प्लस गामा। ओके, सेकेंड इक्वेशन लिखने के लिए लिखा गया है गामा प्लस बीटा इक्वल, हाँ क्या लिखा हुआ है, ये दो एंगल का सम आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा। कौन सा एंगल है, आर प्लस बीटा। तो ये इस ट्रायंगल में है ए सी आई। देखिए ये ट्रायंगल ए सी आई ट्रायंगल में है ना, ए सी आई इस ट्रायंगल में अल्फ़ा आर और बीटा को सम करने पे, ये एंगल आर है ना, आर और बीटा का सम करने पे ये गामा एंगल होगा ना, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है फॉर दिस ट्रायंगल। तो इसका दो इंटरनल एंगल है बीटा और आर, तो बीटा प्लस आर को मैंने गामा लिख दिया, और बाद में आर एंगल को क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा। ये बीटा इधर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो गामा माइनस बीटा। ठीक, तो दो इक्वेशन मैंने लिखा यहाँ, एक एंगल आई लिखा और एक एंगल आर। ध्यान क्या देना है कि मुझे आई और आर को, आई आर इसलिए मैंने लिखा कि आगे चलकर मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और स्नेल्स लॉ में आई और आर आता है, तो आई और आर की वैल्यू लिखनी है मुझे, और उसको यू वी से रिलेट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से। इसीलिए मैंने इस आई को अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में एक्सप्रेस किया दो इक्वेशन लिखकर, क्योंकि अल्फ़ा लिखने समय ही ये बेस आएगा, बेस टेन अल्फ़ा जब हम लिखेंगे टेन अल्फ़ा, तब उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आने लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो रिलेट हो जाएगा मेरा यू, और इधर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे तो वी भी रिलेट हो जाएगा इधर से। तो ये क्यों इक्वेशन मैंने लिखा, ये एग्ज़ाम में मुझे याद रहेगा कि मुझे पहले अल्फ़ा बीटा के टर्म में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना है, राइट। सेकेंड स्टेप है, ये डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में स्नेल्स लॉ लिख देना है मुझे। तो स्नेल्स लॉ यहाँ मैंने लिखा हुआ है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1 होता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ रहा है N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ये भी स्टेप क्लियर होगा। फिर स्मॉल एंगल के लिए ये सब डेरिवेशन स्मॉल एंगल के लिए किया जाता है, इसीलिए स्मॉल एंगल के लिए मैं लिख सकता हूँ टैन को साइन लिख सकता हूँ, या साइन को टैन, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा भी थीटा और टैन थीटा भी थीटा ही होता है स्मॉल एंगल के लिए। तो जहाँ भी साइन था वहाँ मैंने टैन लिख दिया। स्नेल्स लॉ में तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर था, और साइन आई को मैंने टैन आई लिख दिया, राइट, टैन आर भी लिख दिया, और स्मॉल एंगल के लिए टैन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। तो टैन आई को मैंने ओनली आई लिख दिया, आई। वैसे ही टैन आर को ओनली आर एंगल लिख दिया मैंने, तो N1 आई इक्वल टू N2 आर हो गया। और अभी अभी ऊपर हमने ये देखा था कि आई और आर को कैसे हम रिलेट किए थे अल्फ़ा बीटा से। तो आई इक्वल टू क्या, अल्फ़ा प्लस गामा था, तो इस आई के जगह पर अल्फ़ा प्लस गामा लिख दिया गया। ये देखिए आई के जगह पर क्या लिख दिया, अल्फ़ा प्लस गामा। और वैसे ही आर के जगह पर क्या लिखना चाहिए मुझे, गामा माइनस बीटा। ये भी क्लियर है। फिर N1 को मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो N1 अल्फ़ा में भी मल्टीप्लाई हो गया और गामा में भी। वैसे ही N2 गामा बीटा दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। या मल्टीप्लाई अभी नहीं करके ये अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा फिर से मैंने लिख दिया, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए जब मुझे मन करेगा अल्फ़ा लिख देंगे और जब मन करेगा टैन अल्फ़ा लिख देंगे, क्योंकि स्मॉल एंगल का वैल्यू स्मॉल एंगल के लिए टैन अल्फ़ा अल्फ़ा ही होता है।
राइट। तो अल्फ़ा को फिर से मैंने tan लिख दिया और गामा को tan गामा, वैसे ही गामा को tan गामा और बीटा को tan बीटा। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखना है। tan का फॉर्मूला यहाँ पे डायग्राम में अब देखेंगे, डायग्राम के हेल्प से अब आगे का काम होगा। उस डायग्राम में tan अल्फ़ा कितना है, ध्यान से देख के बताइए tan अल्फ़ा कितना है डायग्राम में। tan अल्फ़ा, अल्फ़ा जब भी लिखना होगा तो लिखा जाएगा am अपॉन om, देखिए तो ट्रायंगल में tan अल्फ़ा की वैल्यू am, ये परपेंडिकुलर, अपॉन om ऐसे लिखेंगे tan का वैल्यू tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा को लिख दिया गया am अपॉन mo। वैसे ही tan गामा क्या होगा, tan गामा होगा am अपॉन mc, राइट। और सबको ऐसे लिख देंगे ऐसे ही। फिर आगे क्या है, tan गामा फिर से है तो फिर से इसको लिख देंगे am अपॉन mc, am अपॉन mc लिख दिए। फिर से tan बीटा है तो tan बीटा को, बीटा यहाँ बना है तो am अपॉन mi, राइट, यहाँ से यहाँ तक ये सब समझ में आ गया। अब am दोनों साइड में, सब में am आया है तो am ऐसे कैंसिल कर दिए कॉमन लेकर, इसमें भी आया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो am को कॉमन लेंगे बाहर, फिर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो n1 अब साइन के साथ पुट करना है। देखिए n1 तो आया, n1 यहाँ पे आ गया और उसके नीचे क्या आया है mo, और mo क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, m से o तक ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है वही तो है। ये छोटे एंगल के लिए m और p एक ही पॉइंट है, राइट। स्मॉल एंगल एकदम लेंगे तो ये एक ही पॉइंट आएगा परपेंडिकुलर, और ये कर्व एक ही जगह मिलेगा आकर लगभग, राइट। तो ये सब पैरेक्सियल रे के लिए डेरिवेशन है, इसलिए ये m से और p के बीच कुछ डिस्टेंस नहीं है, ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो mo ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या निगेटिव है, क्योंकि रे किधर को चला, राइट को। रे देखिए राइट को जा रहा है इंसिडेंट रे, और मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया है उल्टा, रे के उल्टे डायरेक्शन में, तो निगेटिव यू मैंने लिख दिया, निगेटिव यू माइनस यू, प्लस बीच में था, और 1/mc लिखना है। mc देखिए राइट साइड में है, राइट साइड, तो प्लस r लिखना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव r। वैसे ही इक्वल टू के उस तरफ फिर से mc है तो प्लस r, और mi है तो m से i तक ये भी राइट साइड में है, इसलिए प्लस v। ये इमेज डिस्टेंस है इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, v। तो बस अब फॉर्मूला आ गया। अब n को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, तो n1 अपॉन यू माइनस लगाकर, माइनस n1 अपॉन यू, फिर n1 को r1/r से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये n1/u, ये n1/r आया, और इक्वल टू को उधर n2/r, और n2v में भी मल्टीप्लाई होगा तो n2/v हो जाएगा, n2/v माइनस में, माइनस n2/v। सिंपल मल्टीप्लाई किए हैं, बस ब्रैकेट ओपन कर दिया है मैंने। फिर क्या करना है, v और u को एक साइड में ले आया है मैंने, v और u को एक साइड में। तो इधर था n1/u और इधर था n2/v माइनस में, तो राइट इधर लेफ्ट साइड में आ गया, प्लस हो गया। सो n2/v माइनस n1/u, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू आ गया r, इसका भी r आएगा और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो n2 और माइनस n1/r। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इस तरह से, तो सिंगल सरफेस से जब भी रिफ्रैक्शन होगा, एक सिंगल सरफेस से, और उसके एक तरफ एक मीडियम है, दूसरे तरफ दूसरा मीडियम है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्म करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट इसके सामने दिया है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, लेंस के लिए तो हम लोग जानते हैं करने, लेकिन सिंगल सरफेस से अगर दे दे रिफ्रैक्शन तो भी इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी इस पे आ सकता है। और बोर्ड एग्जाम में तो डेरिवेशन आएगा ही। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का इस फॉर्मूला पे बेस्ड। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, पॉइंट सोर्स इन एयर, सोर्स लाइट का कहाँ है, एयर में, तो फर्स्ट मीडियम एयर, मतलब n1 की वैल्यू 1 हो गई,
क्योंकि लाइट सोर्स खुद सोर्स ही रखा हुआ है, वहीं से लाइट निकलेगा ना, तो लाइट जहाँ से निकल रहा है वो एयर में है, तो n1 1। ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये क्या n2 हो जाएगा, n2 1.5, तो n2 हो गया 1.5 और n1 1। n2 किधर गया, हाँ n2 1.5 और n1 का वैल्यू 1 हो गया, n1 इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है r। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, तो क्या ये u है, और u निगेटिव होता है, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे u वहीं से तो निकलेगा, तो u मेजर करने के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ेगा ना पोल से, तो u ऑलवेज निगेटिव होता है, तो निगेटिव इसको मैंने लिख दिया। तो फाइंड क्या करना है, एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, यानी v फाइंड आउट करना है, इमेज पोजीशन। हाँ, तो अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, लेकिन साइन के साथ पुट करना है इस फॉर्मूला में। तो n2 की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 अपॉन वी लिख दिया गया, v तो अननोन है, माइनस n1 अपॉन यू, तो n1 का वैल्यू 1 है लेकिन u माइनस 100 है, तो u का वैल्यू जब माइनस 100 है तो क्या ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/100 हो गया, ये प्लस 1/100 हो गया। इक्वल टू लिखना है n2 माइनस n1, तो n2 1.5 था और n1 है 1, एयर का लिखना है n1, तो 1.5 में से 1 गया 0.5 डिवाइड बाई r, तो r की वैल्यू हो गई 20। इस क्वेश्चन में इनको देना चाहिए कि कैसा सरफेस है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कॉनकेव जैसा है कि कॉन्वेक्स, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके सॉल्यूशन को देख के मुझे लग रहा है कि इन्होंने +20 यहाँ यूज किया है, इसीलिए हम ऐसा सरफेस लेंगे इस टाइप का, और सोर्स को इधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, तब इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा ऐसे, और इधर इधर की तरफ इमेज उसका फॉर्म होगा, और कर्वेचर इसका राइट साइड में है इसीलिए प्लस लिखा गया है, इसका कर्वेचर किधर कंप्लीट हो रहा है, राइट साइड में, तो आर पॉजिटिव लिया हुआ है, आर यहाँ क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव। ओके, तो इससे मुझे पता चल गया कि आर पॉजिटिव से पता चला कि ऐसा वाला कर्व सरफेस है, तो इमेज इसको सॉल्व कर देंगे तो इमेज पोजीशन 100 आ गया। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास सरफेस, राइट। हाँ, तो ये एनसीईआरटी का 9.5.2 रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। तो एक कंप्लीट लेंस में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, एक सरफेस आधा, इसके लिए हमने अभी डेरिवेशन कर लिया आधे सरफेस के लिए, ऐसे वाले सरफेस के लिए, और अभी ऐसे वाले सरफेस के लिए करेंगे कि इस तरफ ये n2 है और बाहर की तरफ अब n1 होगा, ऐसे वाले सरफेस में इधर क्या हो जाएगा n2 और इधर n1, इधर भी n1 था, इधर भी क्या था n1, मतलब n1 क्या हो गया, जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है वो मीडियम एयर में है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर पानी में ये रखा रहता वाटर के अंदर तो वाटर हो जाता n1, और n2 कि वो लेंस किस मटेरियल का बना हुआ है वो n2 है, ये लेंस के अंदर का मटेरियल क्या है, ये n2 है। तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, फोकल लेंथ निकालने का n2 माइनस n1 अपॉन n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये r1 r2 दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक रेडियस का हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक का रेडियस ज़्यादा है, दूसरे जो ज़्यादा कर्व है ऐसा, या एक प्लेनो भी हो सकता है, एक प्लेन है और दूसरा कर्व है, ऐसा भी तो लेंस हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 सरफेसेज है, एक ये सरफेस पहला नंबर और सेकेंड वाला सरफेस ये सरफेस, तो पहले सरफेस का रेडियस लिखना है और ये दूसरे सरफेस का यहाँ रेडियस लिखेंगे। n1 n2 तो पता ही है मुझे, n1 है कि किस मीडियम में ये लेंस रखे हैं, और n2 लेंस किस मटेरियल से मिलकर बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे फोकल लेंथ ऑफ लेंस मिल जाएगा, और इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस मेकर फॉर्मूला। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे, और बोर्ड में तो हर साल ये डेरिवेशन आता है, 5 मार्क्स का डेरिवेशन है ये, लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछता है, डिराइव अ रिलेशन टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस और डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला।
राइट। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए आधा इक्वेशन तो पुराना वाला ही ये यूज हुआ है, ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ये वाला इक्वेशन ये अभी पिछले पार्ट में ही हमने किया था इसका डेरिवेशन, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, वो इस वाले कर्व के लिए किया था मैंने, ऐसे कर्व के लिए इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इसका इमेज फॉर्म हुआ था। अब ध्यान से देखना है, फर्स्ट पार्ट में, पिछले पार्ट में जो सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन था उसका इमेज इसमें ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, राइट। क्योंकि देखिए ये दोनों एक साथ है, ये ऐसा भी एक लेंस था और ये ऐसा है, तो फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ था उसका इमेज यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है और यहाँ पे फाइनल इमेज है, इस पॉइंट पे क्या है, फाइनल इमेज IF मैंने लिखा है IF। और यहाँ पे ये कौन सा इमेज है जो पिछले पार्ट में आया था, फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ था वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन यहाँ पे इमेज बना रहा था, तो ऐसा लाइट कुछ आया था इस कर्वेचर से, जब किए थे इस कर्वेचर से, तो यहाँ से लाइट आकर बेंड होते हुए यहाँ कहीं पे इमेज बनाया था। इस इमेज को, ये इमेज इस बार ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, राइट। तो अभी इस लेंस के लिए मैं डेरिवेशन करता हूँ इस पार्ट के लिए, दूसरे वाले सरफेस से। तो दूसरे वाले सरफेस के लिए इक्वेशन वापस अगर हम लिखें तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उसको अल्फ़ा मैंने फिर से लिखा है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। इस बार ऑब्जेक्ट इधर है ही नहीं, ये पिछले बार जो इमेज बना था ना वही इस बार ऑब्जेक्ट है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई भले ही लिखा हुआ है, लेकिन ये आई फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बना था वो आई है, सेकेंड सरफेस के लिए तो यही ऑब्जेक्ट है। और फिर इमेज जहाँ पे बना हुआ है, इमेज उसको बीटा लिखा हुआ है, फिर से इमेज जहाँ बनाया है बीटा, और ये फाइनल इमेज है, ये क्या है, फाइनल इमेज। क्योंकि ऐसे रे आ रहा था, ऐसे रे, तो इस बार रे स्ट्रेट नहीं जाकर नॉर्मल से अवे जाना है, क्योंकि अंदर डेंसर है और बाहर एयर इस बार लिखा हुआ है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल लाइन है, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास करने वाला लाइन ही क्या है, नॉर्मल। तो ये रे स्ट्रेट नहीं जाकर इस बार नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, तो क्या और पास, और पोल के पास बन जाएगा एकदम। ये उधर नहीं जाके इधर इस बार आना है, क्योंकि इस बार डेंसर टू रेयर गया है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये IF पे कट किया, प्रिंसिपल एक्सिस को IF पे। तो अब फिर से वही I और R में रिलेशन निकालना है। तो क्या गामा प्लस बीटा इक्वल टू R है, देखते हैं, गामा प्लस बीटा R है क्या, गामा और बीटा, गामा प्लस बीटा, इस ट्रायंगल में गामा प्लस बीटा है और इसको एक्सटेंड करने पे ही R एंगल बना है। गामा और बीटा क्या R के इक्वल होगा, R की रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा रे है इसमें, जो फाइनल इमेज बनाया है ना, ये IF पे जो रे आया है ना यही रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल बनाया उसी को तो R बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ठीक है, गामा प्लस बीटा इक्वल टू R आ गया, एकदम क्लियर है, एग्जाम में करना होगा डेरिवेशन ये, गामा प्लस बीटा R। वैसे ही क्या अल्फ़ा प्लस गामा आई है, अल्फ़ा प्लस गामा, ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट था ये इंसिडेंट रे उधर ही से आ रहा था, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाता है उसी को तो आई एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल आई है और ये सीधे यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो कि गामा बनाया है, और इधर ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए एक और एंगल इसमें गामा इन्वॉल्व है, तो गामा और अल्फ़ा मिलाकर और एंगल आई के इक्वल है, इस ट्रायंगल से, ठीक है। तो बस मेन तो इतना ही होता है, मुझे बस I और R लिखना होता है, I और R लिखे, फिर स्नेल्स लॉ लगा दिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और स्मॉल एंगल के लिए साइन I इक्वल टू आई होता है, इसलिए साइन को मैंने नहीं लिखा। तो क्या N2 इंटू आई इक्वल टू N1 इंटू R हुआ, और I को मैं यहाँ से लिख दूंगा गामा या अल्फ़ा प्लस गामा, I को मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस गामा, वैसे ही R को लिख दिया गामा प्लस बीटा। क्लियर है इतना। फिर स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, तो जहाँ भी अल्फ़ा था वहाँ tan अल्फ़ा, गामा की जगह पर tan गामा, ये सब
और वैसे ही इधर फिर से गामा है तो tan गामा, बीटा के जगह पर tan बीटा, राइट। और आगे पता ही है क्या करते हैं, tan का फॉर्मूला लिखे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर लेंगे ये और ये बेस। तो सबसे पहले क्या है tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के साथ tan कितना होगा, am अपॉन कितना होगा, अल्फ़ा जब लिखेंगे ये अल्फ़ा है तो am अपॉन ये पहली पुराने वाले सरफेस से जो इमेज बना था वो है इस बार, है ना। और ये डिस्टेंस पिछले बार मैंने इस डिस्टेंस को v लिया था पिछले बार, याद है अगर आपको तो v। तो अभी बस मुझे am अपॉन v लिख देना है। तो am अपॉन पहले एम आई लिख देते हैं, एम आई बाद में यू भी लिखेंगे, am अपॉन एम आई, क्लियर। फिर क्या दोनों साइड पिछले बार जैसा एम एम कैंसिल हो जाएगा, सब tan tan लिखेंगे तो tan गामा tan बीटा सब में am आएगा तो am कैंसिल होगा। और नीचे mi का वैल्यू v था तो प्लस v मैंने इस बार लिखा क्योंकि राइट साइड में ये है। वैसे ही m और c इस बार उल्टे साइड में है इसलिए -r मैंने लिखा, -r, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार उल्टे साइड में है। और दूसरा n1 और mc का फिर से -r लिखना है क्योंकि लेफ्ट साइड में है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और mi फाइनल इमेज जहाँ पे बना है उसको vf मैंने लिख दिया है, क्लियर हो गया। प्लस vf की -vf प्लस, क्योंकि ये राइट साइड में है ना, राइट साइड में। तो इसको फिर n2 को अंदर मल्टीप्लाई करके और फिर से मैंने u और v, जो v था अलग कर दिया और r वाले टर्म को एक साइड में कर दिया, r वाले टर्म को एक साइड में और बाकी टर्म को लेफ्ट साइड में मैंने रखा, r वाले को एक साइड में कर दिया पिछले बार जैसे किए थे। देखिए इसमें r वाला टर्म अलग है और u v वाला टर्म अलग है, ठीक है। अब क्या किया हुआ है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन a एंड b दोनों को क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, क्लियर। यहाँ पे है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन a एंड b। सब्ट्रैक्ट करके ब्रैकेट ओपन करने पे कुछ क्वांटिटी इसमें से कैंसिल हो गया ये सब, और कैंसिल करते ही ये रिलेशन यहाँ तक आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो गया इसमें। फिर मैंने n1 को एक साइड में कर लिया, n1 जितने भी टर्म थे उसको एक साइड में मैंने रखा और बाकी को राइट साइड में, n1 वाले को एक साइड में कर देना है। और बाद में इस n1 को उधर डिवाइड कर देना है जाकर, तो 1/f फाइनल -1/u, यानी 1/f - 1/u इक्वल टू आ गया n2 -1 फाइनल इमेज का पोजीशन -1 इनिशियली ऑब्जेक्ट जहाँ रखा था वो इक्वल टू आया n2 - n1 अपॉन n1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये बहुत बड़ा फार्मूला है, इसी को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। हाँ राइट। तो इस तरह से हमने दो फार्मूला का डेरिवेशन कर लिया। एक तो सिंगल सरफेस से जब भी रिफ्रैक्शन होगा और उसका कुछ न्यूमेरिकल आया या फार्मूला डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन कर देना है n2/v - n1/u इक्वल टू n2 - n1/r, और ये याद भी रखना है फार्मूला। और पूरा लेंस दिया हुआ है दोनों सरफेस, और उससे पूछा है रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या फार्मूला आया है, इमेज का पोजीशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन में रिलेशन 1/v - 1/u इक्वल टू n2 - n1/r ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये r1 क्या है, इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और r2 यहाँ पे है ये दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और n1 यहाँ पे है कि इधर बाहर एयर अगर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 है कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है लेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और v है कि इमेज कहाँ बनाएगा ऐसा लेंस, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने। तो अभी जो लेंस मेकर फार्मूला आया, लेंस मेकर फार्मूला, इसको अभी थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें u को इनफाइनाइट कर दूं, u इनफाइनाइट मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दूं मैं लेंस के सामने, राइट। एक लेंस है उसके सामने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रख दिया जाए, तो मैं ये बोल रहा था कि जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फार्मूला, इस फार्मूला में
ये क्या है कि लेंस के सामने कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, किसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यू डिस्टेंस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा वो भी बताता है ये। तो अगर मैं u को इनफाइनाइट रख दूँ तो क्या v का वैल्यू f आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट मुझे फोकस पे इमेज बना कर देता है, राइट। तो u को इनफाइनाइट रखने से 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गया, और v को f लिख देना है, राइट। v को क्या लिख देना है मुझे, f। तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला था वो 1/f इक्वल टू भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू सेम n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। और ये दोनों फार्मूला का लेफ्ट साइड सिर्फ हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये लेंस फार्मूला भी बन गया, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 फार्मूला लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी का इक्वेशन नंबर 9.21 है, जो कि लेंस मेकर फार्मूला है 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 ये। और सेकेंड लिखा हुआ है 9.23, अभी जो बताया मैंने आपको डिराइव करके 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको लेंस फार्मूला बोलते हैं। ऊपर वाले को 21, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, ऐसा रहेगा। तो मतलब किसी का फोकल लेंथ ये निकाल कर बता देगा किसी लेंस का आपको। अगर आपको उस लेंस का दोनों रेडियस पता है, दोनों कर्व का रेडियस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा ये बताएगा ये। लेंस का फोकल लेंथ वो r/2 नहीं लिखना है। मिरर का फोकल लेंथ जैसे हो जाता था रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, वैसे लेंस का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 नहीं होगा। इतना इसका लंबा फार्मूला है लेंस का फोकल लेंथ निकालने का। फिर लेंस फार्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन का फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और विच इज इक्वल टू v/u, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। 9.7 में कि एक लेंस है और उसको डिसअपियर कर देना है, लेंस को मतलब दिखाई ही नहीं देना चाहिए लेंस। तो लेंस नहीं दिखाई कब देगा, ऐसा देखिए केस होगा। अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई नहीं देता है, अगर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बोले थे ना हम, और बाहर का क्या बोलते हैं n1, और इधर का भी क्या होता है n1। तो अगर n2 और n1 इक्वल हो जाए तो लेंस मेकर फार्मूला में 1/f इक्वल टू इधर आया था, इस लेंस के इस साइड में बाहर की तरफ n1 लिखे थे और अंदर n2। तो 1/f इक्वल टू क्या था फार्मूला, 1/f n2 माइनस n1 ना, n2 माइनस n1/n1, और ब्रैकेट में जो भी था 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर n2 n1 इक्वल हो जाए, बाहर का और मटेरियल जिससे बना हुआ है लेंस, जिस मटेरियल से उसका इक्वल हो जाए, तो ये n2 माइनस n1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी 1/f इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1/f इक्वल टू उधर पूरा 0 हो गया, तो उसका उल्टा करेंगे तो f इक्वल टू क्या होगा, उल्टा करेंगे तो 1/0, 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, इन्वर्स कर देंगे दोनों साइड, और 1/0 इनफाइनाइट होता है, यानी फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगा। तो किसी भी लेंस को सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख दें, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, तो वो ऐसा हो जाएगा कि लेंस भी ग्लास से बना हुआ है और उसके बाहर भी ग्लास ही है। तो क्या वो लेंस अलग पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा। ये भी ग्लास ही है और इसके बाहर भी ग्लास ही रखा हुआ है, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि लेंस उसका अलग पार्ट है, ये पूरा एक ही जैसा दिखेगा पूरा। ये भी ग्लास ही है और इसके बाहर भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है, तो ये पूरा एक मीडियम जैसा दिखेगा। उसमें ये वाला पोर्शन, लेंस का पोर्शन अलग से दिखाई नहीं देगा। पावर ऑफ लेंस का तो डायरेक्ट फार्मूला बुक में दिया रहता है 1/f, लेकिन वो कैसे फार्मूला लिखा है उसके बारे में थोड़ा एनसीईआरटी में 9.5.3 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक लेंस है, हम लोग ज़्यादा पावर ऑफ लेंस ज़्यादा मतलब उसकी बेंडिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए कि वो लाइट को ज़्यादा बेंड कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रे मैं बना रहा हूँ, ये इसको मैं 1 बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टेड रे 1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 2।
ये ये इसको 1 मैंने लिखा है, इसको 1 और 2 में ज़्यादा कौन बेंड हुआ है? 2 बेंड हुआ है। तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट लेंस होता है और एक लेंस 2 की तरफ बेंड करता है और एक 1 की तरफ, तो जो ज़्यादा बेंड किया उसको हम बोलते हैं कि टू की तरफ जो बेंड किया वो उसका ज़्यादा बेंडिंग पावर है, राइट। तो उसके लिए ये एंगल भी ज़्यादा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल बनेगा। देखिए ज़्यादा जो कम बेंड करता है ना उसका एंगल कम बनता है, ये और ज़्यादा दूर यहाँ पे जाता है, यानी कि ये लेंस और भी कम बेंड करता, तो क्या एंगल और भी कम आता। तो क्या पावर एंगल के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना यहाँ उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। जिस लेंस के लिए ये डेल एंगल का वैल्यू ज़्यादा है वो समझिए ज़्यादा बेंड कर रहा है, इस है ना, ज़्यादा बेंड करेगा जो उसका डेल ज़्यादा होगा। अब ये डेल निकालने के लिए टैन का फॉर्मूला मैंने लिखा, टैन डेल इक्वल टू h/f, क्योंकि पैरेलल रे को फोकस पे ही तो आना होता है। पैरेलल रे कहाँ पे आता है? फोकस पे। तो यहाँ फोकस पे आ गया, तो टैन डेल h/f लिख दिया गया, h/f, ठीक है। टैन डेल h, और स्मॉल एंगल के लिए टैन डेल को ओनली डेल लिख सकते हैं, तो ये एंगल सिर्फ लिख दिए, टैन डेल को डेल मैंने लिख दिया, और h/f, और h इक्वल टू 1 ले लिया गया, इस h को 1 लिया गया है सिंपल रखने के लिए, क्योंकि वो कांस्टेंट, तो उसको उसका फिक्स वैल्यू है, ये बेंडिंग पावर का उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो उसको उसका सिंपलेस्ट वैल्यू रख दिया गया 1, तो डेल इक्वल टू 1/f आया। अब जिस लेंस का डेल ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे वो ज़्यादा पावरफुल है, उसने ज़्यादा बेंड किया है, तो इसीलिए डेल के प्रोपोर्शनल आ रहा है पावर, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो एंगल भी ज़्यादा बनाएगा, इधर जो बेंड किया वो कम एंगल बनाएगा, तो जिसका डेल ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, इसीलिए डेल को लिख दिया गया पावर, और राइट साइड में आ गया 1/f। तो अब मुझे तो फोकल लेंथ निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला आ गया है। अब मिरर का था 1/f, और लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू n2-n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो मिल जाएगा पावर। और पावर का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट अगर देखें तो फोकल लेंथ का होता है मीटर, फोकल लेंथ का होता है ऐसा यूनिट, सीजीएस सेंटीमीटर होता है, एसआई में तो मीटर ही होगा, तो पावर का मीटर इन्वर्स हो जाएगा, यानी पावर का ऐसा यूनिट होगा मीटर टू द पावर -1, और ये मीटर इन्वर्स को ही डायोप्टर बोला जाता है। मीटर का पावर -1 को 1 डायोप्टर बोलते हैं। 1 मीटर इन्वर्स इक्वल टू 1 डायोप्टर। 9.8 में है, इफ़ f इक्वल टू 0.5 मीटर, तो बस फोकल लेंथ ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा ना, फोकल लेंथ दिया है तो पावर 1/f होता है, तो 1/0.5 करेंगे, और उन्होंने मीटर में ही दिया है डायरेक्ट, तो मुझे यूनिट भी नहीं कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट जाएगा 10 ऊपर, तो 5 2 आ जाएगा, नहीं 10/5 2 आ जाएगा। सेकेंड में पूछा है द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, इधर भी, ऐसे डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ऐसे भी कॉन्वेक्स ऐसे भी, ठीक। तो दोनों सरफेस का रेडियस अलग अलग है, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 एंड 15, इधर का 10 और इधर का 15 है, ऐसे दोनों का अलग अलग रेडियस है, इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, ये अलग अलग कर्वेचर है दोनों साइड का, एक साइड का 10 है एक साइड का 12 है। इट्स फोकल लेंथ इज 12, फोकल लेंथ भी दे दिया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो बाहर का एयर का 1 ले लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में तो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाता है रिलेशन, तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, तो 1/12 लिख दिया गया, 1/12 प्लस 12 क्यों लिखे? क्योंकि वो कॉन्वेक्स टाइप का था तो राइट साइड में बेंड का किया होगा, तो फोकस किधर आएगा? राइट साइड में आएगा, तो +12। और ये डायरेक्ट n-1 क्यों लिखा है? इसको लिखना था n2-n1/n1, तो n2-n1/n1 में n1 तो एयर था तो उसको 1 ही लिखना है, तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, और ऊपर n2 को n लिख दिया है इन्होंने, और -1, और नीचे क्या हो गया एयर के लिए 1,
ये N1 एयर है बाहर, ये भी एयर है इसलिए 1, समझ गई, ये 1 हो गया, ये 1, तो क्या आया n-1/1, n-1/1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1/r1 - 1/r2, यहाँ पे केयरफुल रहना है। r1 r2 में प्लस किसको लिखा जाएगा, माइनस किसको? फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस में किसका कर्वेचर पॉजिटिव है, किसका कर्वेचर निगेटिव? तो फर्स्ट वाले का राइट साइड में सर्कल कंप्लीट हो रहा है ऐसे, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करें तो इसका राइट साइड में कंप्लीट होगा, तो इसका रेडियस राइट साइड में जाएगा तो +10, और दूसरे वाले सरफेस का +10 ये लिखा हुआ है। 1/r1 - 1/r2 लिखना था, तो ये माइनस तो फॉर्मूला के लिए बीच में हो गया, और r2 का वैल्यू निगेटिव हुआ क्योंकि उसका कर्वेचर लेफ्ट साइड में ऐसे कंप्लीट होगा, है कि नहीं? ये दूसरे सरफेस का, ये दूसरा सरफेस है, तो इसका ऐसे से कंप्लीट करेंगे तो इधर जाकर रेडियस मिलेगा इसका, सर्कल कंप्लीट करेंगे तो उधर लेफ्ट है, इसीलिए इसका निगेटिव लिखा हुआ है यहाँ। इसका, इसमें एक ही वेरिएबल है सिर्फ n, तो n का वैल्यू 1.5 आ गया, जो कि ये ग्लास का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है, तो लेंस ग्लास से बना हुआ है। थर्ड, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ना। ओके, इस बार f दे दिया है डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट f दिया हुआ है। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, अच्छा 20 एयर में फोकल लेंथ इतना दिया है कॉन्वेक्स लेंस का, यानी n1 की जब वैल्यू 1 है उस वक्त का f दिया हुआ है ना। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, अब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर वाटर के लिए 1.33 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास 1.5 है, यानी ये ग्लास का है और वाटर का 1.33, सिंपली समझना है कि किसका है 1.33 वाटर का, और 1.5 किसका है, ग्लास का। ओके, तो अभी मुझे दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा यहाँ, एक ग्लास के लिए और एक एयर के लिए, एयर के लिए और एक वाटर के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन एयर के लिए लिख रहे हैं हम, एयर के लिए, तो एयर के लिए 1/20 फोकल लेंथ दिया ही हुआ है 20, तो 1/20 मैंने लिख दिया 1/f, और इधर मुझे जो डायरेक्ट ये 0.5 लिख दिया है यहाँ, ये कैसे लिखा है, n2 - n1/n1 इतना लिखना था मुझे इसके जगह पर, राइट। अब इसमें n1 1 हो गया और n2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 में से 1 गया 0.5 आ गया, और ये नीचे n1 हो गया, तो 0.5/1 विच इज़ इक्वल टू 0.5, तो ये एयर के लिए इक्वेशन आया। फिर वैसे ही वाटर में जब रखे इसी लेंस को जो ग्लास से बना हुआ है, तो उसमें रखे तो फिर से मुझे 1/f लिखना है, लेकिन ये 1.33/f कैसे लिख दिया है ये, क्योंकि वो राइट साइड में 1.33 लिखना था उसको, और उधर मल्टीप्लाई कर दिया है, इस 1.33 को यहाँ नीचे लिखना था, तो वो एक स्टेप आगे पहले ही लिख दिया, उसको लिखना था 1/f इक्वल टू, समझ में आ गया होगा क्या है, इसको लिखना था 1/f इक्वल टू, यहाँ 1.33 था, n2 - n1, n2 1.5 और n1 1.33, और डिवाइड बाई n1 1.33, और बाद में 1.33 इधर ले आया इन्होंने लेफ्ट साइड में, और 1/r1 1/r2 ये चेंज होगा क्या पिछले बार और इस बार में, नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये वही लेंस है ना, लेंस को थोड़ा ही चेंज किया है, खाली मीडियम को चेंज किया है, पहले इसके बाहर में एयर था और बाद में पानी इधर वाटर भर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r1 r2 वही रहेगा, r1 और r2 तो वही रहेगा ना, r1 r2 वही रहा। अब r1 r2 इसमें और इसमें दोनों साइड में, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म पूरा, तो वेरिएबल सिर्फ एक ही बच जाएगा f, तो उससे f का वैल्यू आ जाएगा 78.2 सेंटीमीटर, तो 78.2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आया। जब इसे वाटर में रखा जाएगा, लेंस को वाटर में रखेंगे तो ये पैरेलल लाइट को कितने डिस्टेंस पे बेंड कर देगा, वही फोकल लेंथ होता है, तो वो 78.2 सेंटीमीटर पे बेंड करेगा ये। तो ये कम बेंड किया कि ज़्यादा बेंड किया, एयर में रखे थे तो फोकल लेंथ आया था 12,
एयर में जब मैंने रखा था तो फोकल लेंथ था 12, और इसी लेंस को जब वाटर में इंसर्ट कर दिया गया तो फोकल लेंथ 78.2 आया। तो लेंस ने इस बार ज़्यादा बेंड किया कि कम बेंड किया? कम किया, उल्टा देखिए। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रेट आकर 12 मतलब इतना यहीं पे आ गया, यहीं पे 12 आ गया, और 78.2 मतलब बहुत दूर जाकर वहाँ पे मिला होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, यहाँ आया होगा फोकस, तो दूर जाकर मिला तो कम बेंड किया। तो यानी कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो जिस मीडियम में रखा हुआ है उसमें ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है, तब ज़्यादा बेंड करता है। कम डिफरेंस होगा तो बेंड नहीं करेगा। डिफरेंस, और डिफरेंस एकदम नहीं रखेंगे, इधर भी ग्लास और बाहर भी ग्लास ही रख दिए तो थोड़ा सा भी बेंड नहीं करेगा, वो सीधा लाइन सीधा ही चला जाएगा। अगर ये भी ग्लास का बना हुआ है और मीडियम भी ग्लास ही रख दें तो इसमें पैरेलल रेज सेंड करेंगे तो वो बेंड ही नहीं करेगा, पैरेलल ही निकल लेगा आगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे।